Very good morning, dear students. I am Neha Raghuvanshi, the Assistant Professor of Harda Degree College. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस। कई बार स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इन लगाएं या इनटू का यूज़ करें, ऑन आना चाहिए या ऑन टू आएगा, ओवर, अबाव और भी ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। एंड इफ़ योर आंसर इज़ ऑल्सो यस, सो दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। आज इस वीडियो में हम सारे प्रीपोजिशंस का डिस्कशन करेंगे, वो भी डिटेल में करेंगे। हर एक प्रीपोजिशंस को हम इमेज के थ्रू यहाँ पे आज समझने की कोशिश करेंगे। इमेज के थ्रू और कंपैरिजन के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि किस सिचुएशन में कब आपको कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है। This will be important not for your English writing as well as for your spoken English also. So have a watch. ओके सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब किसी जगह के लिए, है ना। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए ऐसे कौन कौन से जनरली हम प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमने प्रीपोजिशन लिया है दैट इज़ ऑन। सबसे ज़्यादा मोस्ट कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन इज इट ऑन। कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि ऑन का यूज़ हमें कब और कहाँ करना है। तो ऑन का यूज़ हम कब करते हैं, इसका मतलब होता है पर या ऊपर। ओके, सतह को टच करते हुए, मतलब सरफेस को टच करते हुए। ओके, जैसे आप यहाँ पे ये पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ये फ्रेम है तो मैं इसके लिए भी ऑन का यूज़ करूँगी। आई विल यूज़ द ऑन फॉर दिस फैन ऑल्सो, है ना। ये शेल्फ है, शेल्फ पे आप देख रहे हैं ये बुक्स रखी हुई हैं और ये क्लॉक रखी है। तो मैंने क्या बोला है, द क्लॉक इज़ ऑन द शेल्फ, मतलब ये जो क्लॉक है ये क्लॉक किस पर रखी हुई है, शेल्फ पे रखी हुई है। और ये शेल्फ की जो सरफेस है उसको क्या कर रही है, टच कर रही है। तो जब भी कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी होती है और उसकी सरफेस को टच करती है वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई हैंड एंड दिस मार्कर इज़ हियर। मैंने ये मार्कर यहाँ पे रख दिया तो मैं क्या कहूँगी, दिस मार्कर इज़ ऑन माई हैंड। ये जो मार्कर है ये मेरे हाथ पर रखा है। क्यों ऑन का यूज़ क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो मार्कर है ये मेरी सरफेस को, है ना, मेरे सरफेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, अब सरफेस तो कुछ भी हो सकती है। देखिए सरफेस मतलब डजंट मीन कि दिस वन ओनली, है ना। सपोज ये एक कमरा है, दिस इज़ द एंटायर रूम। अब ये जो फ्लोर है, ये जो सरफेस है ना, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ रखी है, मान लो ये बॉल यहाँ पे रखी है, तो मैं क्या कहूँगी, दिस बॉल इज़ ऑन द फ्लोर, क्योंकि ये फ्लोर की सरफेस को टच कर रही है। ये भी आपकी सरफेस है ना। जैसे ये आपकी वॉल होती है तो वॉल पे अगर कोई फ्रेम है ना या फिर कोई क्लॉक है यहाँ पर, तो मैं क्या कहूँगी, दिस फ्रेम इज़ ऑन द वॉल, मतलब इस सरफेस को भी ये टच कर रही है, जो फ्रेम उस पर पिक्चर जो यहाँ पे लगी है। तो यहाँ के लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे, दिस सरफेस के लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। अब ये जो हमारी सरफेस है ऊपर, सीलिंग कहते हैं जिसे हम, छत, इस छत पे भी हमारा जो फ़ैन होता है ना, फ़ैन हमारे जो सीलिंग है उसी से लगा होता है, ठीक है। तो हर हमारी जो आप देख रहे हो, मतलब जो सरफेस है वो कुछ भी हो सकती है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो उस सरफेस को टच करती है वहाँ पर हम उसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। क्लियर? ऑन का मतलब होता है पर या फिर ऊपर, है ना। अब देखिए अबाउ का मतलब भी ऊपर होता है। नाउ इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि हम ऊपर के लिए ऑन का इस्तेमाल करें या फिर हम अबाउ का यूज़ करें। तो ऑन का यूज़ तो अभी आप समझ चुके हैं, आई एम श्योर। अब हम देखेंगे अबाव का यूज़ आपको कब करना है। जैसे लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, दिस बॉक्स, है ना, ये एक बॉक्स रखा हुआ है। तो इस बॉक्स के ऊपर आप देख रहे हो ये जो बर्ड है, बर्ड कहाँ पर है, बॉक्स के ऊपर है, लेकिन क्या उस बर्ड ने उस बॉक्स की सरफेस को टच किया है, नो, देयर इज अ गैप, इन दोनों के बीच में गैप है। द बर्ड इज अबाउ द बॉक्स, तब हम अबाउ का यूज़ करते हैं। ओके, जब कोई भी चीज़ किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर होती है लेकिन वो उसकी सरफेस को टच नहीं करती है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, गैप होता है, उस केस में हम क्या कहेंगे,
दिस द बर्ड इज अबाउट द बॉक्स, है ना, जैसे कि आपने ये पिक्चर में देखा। तो अब आप समझ गए कि ऑन का यूज़ कब करना है और अबव का यूज़ कब करना है। अगर सरफेस को टच हो रहा है तब हम उस केस में ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे कि यहाँ हमने एज वी हैव सीन इन दिस पिक्चर दिस बर्ड ओके डजंट टच दिस बॉक्स, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, इसलिए हमने यहाँ पे अबव का यूज़ किया। ओके ओके, नाउ आवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज दैट इन एंड एट। देखिए इन का यूज़ कब करते हैं, है ना, इन का यूज़ जो बेसिकली हम करते हैं फॉर द इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज्ड स्पेस के लिए इन का यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा दे आर इन द रूम, वो कहाँ पर है, रूम में है। ओके जैसे आप ये देख रहे हो, है ना, द टू पर्सन्स आर ओवर हियर, वो लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और वो कहाँ है, एक इनक्लोज्ड सरफेस है। हमारा जो रूम है, रूम एक इनक्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, एक इनक्लोज्ड स्पेस है। तो उस इनक्लोज्ड स्पेस के लिए, जैसे अगर ये मान लो एक रूम है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो वो क्या कहेगा कि आई एम इन द रूम। अगर ये कोई बॉक्स है और बॉक्स में एक गेंद है तो मैं क्या कहूँगी कि द बॉल इज इन द बॉक्स। ओके, अब एट, मतलब ये क्लियर है कि इनक्लोज्ड स्पेस के लिए इन का यूज़ करेंगे। तो एट का यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे कुछ लोग घर में होते हैं लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं आई एम एट होम, दे नेवर से आई एम इन द होम। तो ऐसा क्यों, मतलब एट क्यों कहते हैं कि आई एम एट द होम, उन्हें भी ये कहना चाहिए आई एम इन द होम, बट नो। तो एट आपका जो है वो लोकेशन को बताता है ना, ये किसको पॉइंट आउट करता है, लोकेशन या एक पॉइंट को ये डिनोट करता है। जैसे दे आर एट होम, वो घर पर हैं। अब देखिए जैसे ये फैमिली है, ठीक है, ये घर है, तो एट अगर हम यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स मैं घर में कहीं भी हो सकता हूँ। हो सकता है मैं घर में अपने हॉल में हूँ, हो सकता है मैं अपने घर की टेरेस पे हूँ, या घर में अगर गार्डन है, जैसे ये लोग गार्डन में हैं, तो हो सकता है मैं अपने घर के गार्डन में हूँ। मतलब घर में मैं किसी भी लोकेशन में मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ। इसीलिए हम ऑलवेज क्या प्रेफर करते हैं, वी ऑलवेज प्रेफर एट, दे आर एट होम, वी डोंट से दे आर इन होम। अब अगर सपोज इनके पास ये लोग ऑलरेडी जो है गार्डन में अभी हैं, अब इनके पास कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे आता है, ओके, थर्ड पर्सन अगर कोई आता है और ये लोग घर में होते हैं, उस केस में ये क्या कहेंगे कि वी आर इन द होम या आई एम इन द रूम, कम इन, मैं घर में हूँ, अंदर आ जाओ। क्लियर। तो एट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई लोकेशन को बताना चाहते हैं या लोकेशन की तरफ हमारा कुछ पॉइंट आउट हम करना चाहते हैं, और इन हम एक इनक्लोज्ड स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वो इनक्लोज्ड स्पेस कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज द इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जब कोई भी चीज़ आपके एग्जैक्ट सामने होती है तब हम वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, इन फ्रंट के साथ आपको ऑफ भी यूज़ करना होता है। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, है ना। सपोज अगर ये कोई बॉक्स है, ओके, और इस बॉक्स के सामने ही यहाँ पे मैंने एक बॉल रखी है, तो ये जस्ट इसके सामने हो गई है, तो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस प्रेफर किया है, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। आप इस पिक्चर में भी देखोगे, देखो ये ट्री है, द टू मंकीज आर हियर, है ना, द वन मंकी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री। तो ये जो मंकी है ये इस ट्री के जस्ट एग्जैक्ट फ्रंट में है, एग्जैक्ट सामने है, तो हम यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। दिस मंकी इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री। बिहाइंड, बिहाइंड का यूज हम कब करते हैं, जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट, है ना। इन फ्रंट मतलब होता है सामने, और बिहाइंड मतलब जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के एग्जैक्ट पीछे होती है तब हम वहाँ पे बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे आप अगेन जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल, बिहाइंड, ये जो मंकी है ये इस ट्री के एकदम पीछे है, ओके, आप देख सकते हैं, तो हम बोलेंगे दिस मंकी इज बिहाइंड द ट्री। ओके, द बॉय इज बिहाइंड द डोर। अब ये जो बॉय है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस बॉय इज बिहाइंड द डोर। आप देख रहे हैं ये डोर के पीछे है। ओके, तो इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड both are the different prepositions, and now we have already discussed its uses also. ठीक है, so I think now you will not confuse again. Okay, now
द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अंडर एंड बिलो। अब देखिए दोनों का मतलब होता है नीचे, है ना, लेकिन मीनिंग एक ही है, लेकिन इन दोनों के यूजेस डिफरेंट है। इन दोनों को अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। अंडर, अंडर मतलब भी है नीचे। जैसे लुक एट दिस पिक्चर। अब आप इस पिक्चर में देखोगे कि ये जो गर्ल बैठी है, ओके, द गर्ल इज लाइंग अंडर दिस टेबल, इस टेबल के नीचे है, और इस टेबल के एग्जैक्ट नीचे है ये गर्ल। तो जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के एग्जैक्ट नीचे होती है, या वो चीज़ उस दूसरी चीज़ को पूरा कवर कर लेती है, जैसे इन दिस पिक्चर में, इस पिक्चर में इस टेबल ने इस गर्ल को पूरा कवर करके रखा है, कवर कर लिया है, और गर्ल इसके एग्जैक्ट नीचे है, तब हम वहाँ पे अंडर का यूज़ करेंगे। ओके, द गर्ल इज अंडर द टेबल, मतलब गर्ल टेबल के नीचे है। क्लियर? नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज द बिलो। बिलो का यूज हम कब करते हैं? द बॉल इज बिलो द बॉक्स, है ना। देखिए ये बॉक्स है, तो बॉक्स और ये है आपकी बॉल। अब आप देखिए बॉक्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा अबव है, ऊपर है, और बॉल जो है वो उसके निचले लेवल पर है। मतलब जो बॉल का जो लेवल है वो क्या है? डाउन है ना, और बॉक्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो लेवल हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, तो जो बॉल है वो बॉक्स के नीचे है। अगर मान लो यहाँ पे कोई टेबल है और उस टेबल पे कैट है, ठीक है, टेबल के ऊपर कैट बैठी हुई है और एक बॉय बैठा हुआ है नीचे, तो वो जो कैट रहेगी वो कैट क्या रहेगी? द कैट इज अबाउ दैट बॉय। आया समझ में? मतलब जो बॉय है उसका लेवल नीचे है, और वो जो कैट है उसका लेवल यहाँ पे ऊपर रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? द कैट इज अबाव द बॉय। ओके, तो बिलो का हम यूज़ तब करेंगे जब हम यहाँ पे लेवल देखेंगे दो चीज़ों के बीच में, और अंडर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ एग्जैक्ट कवर कर लेती है, ठीक है, या कोई चीज़ किसी के नीचे होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज दैट बिटवीन एंड अमॉन्ग। देखिए बिटवीन हम कैसे यूज़ करते हैं? लुक एट दिस पिक्चर, है ना, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं? 2 boxes are over here, है ना, only the 2 boxes, this 1 and this 2। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एप्पल। तो मैं क्या कहूँगी? द एप्पल इज बिटवीन दीज 2 boxes। जो एप्पल है वो किन के बीच में है? इन दोनों बॉक्स के बीच में है। तो बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़, है ना, किसी दो चीज़ के बीच में होती हैं। ओके, अब वो 2 चीज़ हो सकती हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे देखिए द बेबी इज स्लीपिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। बेबी उसके पेरेंट्स के बीच में सो रहा है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? है ना, इन दोनों के बीच के लिए, बीच में ये सो रहा है, तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अमॉन्ग जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे जो गर्ल है, तो गर्ल इज स्टैंडिंग अमॉन्ग द बॉयज़। ओके, सभी बॉयज़ के बीच में है। तो अमॉन्ग का यूज़ हम तब करते हैं जब मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं। ओके, जैसे अगर कोई एक सिंगल बॉय है एंड द बॉय इज सिटिंग अराउंड द बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस हैं उसके आसपास, और वो उन बॉक्सेस के बीच में अकेला बैठा हुआ है, तब मैं वहाँ पे बोलूँगी अमॉन्ग। द बॉय इज सिटिंग अमॉन्ग द बॉक्सेस। क्लियर? तो अमॉन्ग का यूज़ हम मोर देन 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के लिए करते हैं, और बिटवीन का यूज़ एग्जैक्ट हम 2 पर्सन्स के बीच में अगर कोई चीज़ है तब करते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज नियर एंड फार फ्रॉम। ओके, नियर एंड फार फ्रॉम। नियर मतलब होता है पास, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बहुत ज़्यादा पास होती है उसके लिए हम नियर का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, दिस इज़ द ट्री एंड दिस टू चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स कह सकते हैं। जैसे ये एक बॉय खड़ा है, तो ये जो बॉय खड़ा है ये इस ट्री से बहुत ज़्यादा नियर है, बहुत ज़्यादा पास है ना। यू कैन मेजर द डिस्टेंस एज वेल। और जो गर्ल खड़ी है उसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ट्री से, तो हम क्या कहेंगे? द बॉय इज़ नियर द ट्री। हु इज़ नियर द ट्री? द बॉय। आंसर क्या मिला? द बॉय इज़ नियर द ट्री, मतलब जो लड़का है वो ट्री के बहुत पास है। तो पास की चीज़ों के लिए हमें नियर का यूज़ करना है। एंड फार का मतलब होता है दूर। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग एंड विच इज़ वेरी फार, जो बहुत ज़्यादा दूर है। और फार के साथ आपको फ्रॉम का भी यूज़ करना है।
तो हम क्या कहेंगे, द गर्ल इज फार फ्रॉम द ट्री। जो गर्ल है वो ट्री से काफ़ी दूर है, ओके, ट्री से दूर है। द गर्ल इज फार फ्रॉम द ट्री। इट इज़ क्लियरली विजिबल फ्रॉम आवर पिक्चर। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया इट वॉज अबाउट द प्रीपोजिशंस ऑफ द प्लेस। वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस थे, मतलब जगह के बारे में मुझे डिनोट कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे, अब हम वो बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट्स, ओके, मतलब यहाँ पे हम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब इसमें हम दो प्रीपोजिशंस पढ़ने वाले हैं। पहला है अक्रॉस एंड फिर है थ्रो, ओके। तो अक्रॉस, अक्रॉस मतलब जैसे आप देख रहे हो, इन दोनों का देखो मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है इस पार से उस पार जाना, ओके। जैसे मान लो ये एक पेपर है, दिस इज द वन पेपर, और मैंने एक लाइन खींची, मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, सिंपली आई ड्रॉ द लाइन। मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ फ्रॉम द वन कॉर्नर ऑफ द पेपर टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द पेपर। तो मैं क्या बोलूँगी, आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेपर। मैंने उस पेपर के अक्रॉस मतलब इस पार से उस पार क्या किया, एक लाइन खींची, एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखोगे, देखो यहाँ पे रिवर है, ओके। अब इन्हें रिवर्स के इस पार से उस पार क्रॉस करके जाना है, और ये कार में बैठे हुए हैं, ओके, द पर्सन हु इज ड्राइविंग दिस कार। तो वो क्या बोलेगा, आई वेंट अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं रिवर के अक्रॉस चला गया, यानी इस पार से उस पार, क्लियर। वहाँ पे हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। अब अगर हम थ्रो की बात करते हैं, तो जो थ्रो है, थ्रो का भी मतलब वही होता है, इस पार से उस पार, लेकिन ये हम इनक्लोज्ड स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। इनक्लोज्ड स्पेस, ओके, इनक्लोज्ड स्पेस मतलब कुछ ऐसा बंद जैसा कुछ स्पेस होता है। जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में ये टनल बना हुआ है, तो ये टनल का शेप है, इनक्लोज्ड स्पेस है ये, है ना, जिसमें से ट्रेन या जो भी है कार है वो इधर से पास होगी, ओके, पास थ्रू द टनल। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। जो ट्रेन है वो वेंट हो रही है, वो जा रही है, कहाँ गई, ट्रेन चली गई थ्रू द टनल, टनल में से, ओके, एक सिरे से गई है और अभी दूसरे पार वो निकल जाएगी। तो जो थ्रो है, थ्रो का यूज़ हम कुछ इनक्लोज्ड सरफेस के लिए करते हैं, लाइक टनल हो सकता है, या सपोज ऐसी कोई विंडो बनी हुई है, ओके, विंडो के एक साइड से अगर मैंने बॉल फेंकी तो वो दूसरे साइड पे आके गिरेगी, तो मैं क्या कहूँगी, ओके, कि जो बॉल है, बॉल वेंट थ्रू द विंडो, क्लियर। तो जब भी इनक्लोज स्पेस की बात आएगी वहाँ पे हम थ्रो का यूज़ करेंगे, और जब ऐसा ओपन एरिया होगा, खुला होगा, वहाँ पे हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। Okay, now we'll come to the next prepositions of the movement, along and around. Okay, along and around. देखो along, along मतलब होता है आपका बिल्कुल सीधा जाना, ओके। जैसे लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे ये बॉक्स रखे हैं और दोनों बॉक्स एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और जो कैट है, कैट भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सीधे जा रही है, सीधे वॉक कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, इन द सेम डायरेक्शन। तो आप क्या बोलोगे, द कैट इज वॉकिंग along द बॉक्सेस, मतलब जहाँ बॉक्सेस रखे हैं, बॉक्सेस की ही डायरेक्शन में सेम सीधे स्ट्रेट कहाँ जा रही है कैट, along द बॉक्सेस, ओके। जैसे सपोज ये रोड है और बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, एंड आई एम वॉकिंग, तो आई एम वॉकिंग along द रोड, मतलब मैं रोड के ही डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे जा रही हूँ। तो along का यूज़ हम बिल्कुल सीधे जाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब आता है अराउंड। अराउंड मतलब होता है घूम कर जाना, ओके, घूम कर जाना। अगर सपोज ये एक रोड है और रोड में एक बड़ा सा यहाँ पे लेक है, ठीक है, या कोई स्टोन रखा हुआ है या लेक है। अब आप लोग उस स्टोन के या लेक के साइड से इस तरह से आप घूमते हुए जा रहे हैं, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अराउंड, मतलब द फैमिली आर वॉकिंग अराउंड द लेक, ओके, दे आर वॉकिंग अराउंड द लेक। तो अराउंड मतलब होता है बिल्कुल घूमते हुए जाना। जैसे आप देख रहे हैं ये बॉक्स है और यहाँ पे भी ये डॉगी है, तो डॉगी बिल्कुल इस तरह से इस डायरेक्शन में आप देखो घूमते हुए बिल्कुल मतलब वो जा रहा है, वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ठीक है। द इज वॉकिंग मतलब यहाँ पे आप डॉग कर लो, है ना, द डॉग इज वॉकिंग, द डॉग इज वॉकिंग अराउंड द बॉक्स, बॉक्स के अराउंडली वो घूम रहा है।
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनटू एंड आउट ऑफ। मैंने स्टूडेंट्स कंफ्यूज कि इनटू का यूज़ कब करना है और आउट ऑफ का यूज़ हमें कब करना है, बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। देखिए इनटू है ना, जब भी कोई चीज़ मूवमेंट के साथ किसी इनक्लोज्ड एरिया में, किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस में होती हैं या जाती हैं मूव करते हुए, उस केस में हम इनटू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक बॉक्स है, बिल्कुल ओपन बॉक्स है, बॉक्स स्टेबल है, बट ये जो बॉल है, बॉल इज इन मूविंग डायरेक्शन। बॉल कौन सी डायरेक्शन में है? मूव कर रही है, वो कहीं से आ रही है, तो इज इन मूविंग डायरेक्शन, इट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। ये सीधे अभी बॉक्स में जा रही है, तब हम यहाँ पे कहेंगे द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, मतलब जो बॉल है वो बॉक्स में जा रही है। तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ तब करते हैं जब कोई भी चीज़ मूव करती हुई किसी भी इनक्लोज्ड एरिया में बिल्कुल अंदर जाती है, उस केस में आपको इनटू का यूज़ करना है। आउट ऑफ का यूज़ भी आप तब करेंगे। देखिए हम सेंटेंस को पिक्चर की मदद से समझते हैं। ये आपका बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स इज स्टेबल, कोई मूवमेंट नहीं है बॉक्स में, बट ये जो रैट है, रैट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ओके, द रैट इज मूविंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ हमारी मूविंग डायरेक्शन में होती है, या तो मूविंग डायरेक्शन में अगर अंदर आती है तब हम वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे, एंड जस्ट वाइस एंड वर्सा। ओके, नाउ जैसे अभी हमने इनटू देखा था, अब हमें ऑन टू देखना है और ऑफ देखना है। देखिए ऑन टू में आप इस पिक्चर को देखिए, ऑन टू का मतलब होता है उस सरफेस के ऊपर, है ना, उस सतह के ऊपर। अब जैसे ये डॉग है और ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो डॉग जो है उसने जंप किया, वो जंप करते हुए आया, ओके, और वो कहाँ आ गया? इस सरफेस पे आ गया। तो जब भी कोई चीज़ एकदम मूविंग उसमें, ठीक है, मूवमेंट करते हुए वो किसी भी टेबल पे या किसी सरफेस पे आती है या जंप करती है, तब हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? ऑन टू। द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल, मतलब जो डॉग है, डॉग ने जंप किया। कहाँ जंप किया? इस प्लेटफॉर्म पे, इस टेबल पे जंप किया, तो वहाँ पे हमें ऑन टू का यूज़ करना है। और ऑफ का मतलब होता है सतह से अलग होना, मतलब उस सरफेस से अब अलग होना। तो ये जो कैट है, द कैट वॉज सिटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और अब ये जंप मार रही है, तो जंप ले रही है ये, ओके, जंप्ड ऑफ फ्रॉम दिस अलमेरा या टेबल, जो भी है, ये यहाँ से उस सरफेस से अलग हो रही है। द कैट जंप्ड ऑफ द अलमेरा, वो उस अलमेरा से अब जंप ले रही है और नीचे जा रही है। तो ऑन टू का यूज़ आपको कब करना है? फॉर सतह के ऊपर के लिए, ठीक है, और ये सतह से अलग होना, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दैट। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन इज़ वेरी सिंपल प्रीपोजिशन। देखिए अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। आपको ये पिक्चर से ही बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। एक पिक्चर में अप का यूज़ किया है, मतलब ऊपर, यहाँ पे ये स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? गोइंग अप द स्टेयर्स, क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में स्टेयर्स में जा रहे हैं। और दूसरे पिक्चर में जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है ना, स्टेयर से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, मतलब ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो गोइंग डाउन द स्टेयर्स। तो जब भी आप स्टेयर से डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते हैं, आप डाउन का यूज़ करेंगे, गोइंग डाउन द स्टेयर्स, ओके। और जब ऊपर जाना है हमें, तब हम गोइंग अप लिखेंगे। टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टूवर्ड्स? टूवर्ड्स का यूज़ आपको तब करना है जब कोई चीज़ आपकी तरफ आती है या आपकी ओर आती है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये बॉय है, तो ये जो बॉय है ये कहाँ जा रहा है? इस बॉक्स, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के पास जा रहा है वो, तो हम क्या कहेंगे? द बॉय इज गोइंग टूवर्ड्स द बॉक्स, क्योंकि वो बॉक्स की डायरेक्शन में उसी के तरफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग, और एक बेबी है, द आई एम सेइंग, वो मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगी? द बेबी इज रनिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ दौड़कर आ रहा है। तो की ओर, है ना, या की तरफ के लिए हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। द बॉय इज गोइंग टूवर्ड्स द बॉक्स, इट इज़ क्लियरली ईजिली विजिबल फ्रॉम दिस पिक्चर। नेक्स्ट होता है अवे फ्रॉम, ये जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे सेम एग्जाम्पल है, ये बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे हमने पर्सन की जगह एक बॉल का यूज़ किया है। ये जो बॉल है ये उस बॉक्स से दूर जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये उसकी तरफ नहीं आ रही है, ये उससे दूर जा रही है। तो हम कहेंगे द बॉल
ओके, द बॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, मतलब जो बॉल है, बॉल क्या कर रही है, उस बॉक्स से अवे, मतलब उससे दूर मूव हो रही है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो ये था हमारा टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम। ओके, सो दिस वाज द प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स। आज हमने सारे प्रीपोजिशंस को पिक्चर की हेल्प से हमने समझने की कोशिश की है, एज वेल एज वी हैव कंपेयर्ड द प्रीपोजिशंस विथ ईच अदर ऑल्सो। तो आई होप दैट आपको प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।